नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए एक सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर, टॉप 500 के नाम से। और उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, यानी कि बाकायदा मैं टॉपिक्स पढ़ाता हूं और बताता हूं कि कहां कहां से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। उसकी पीडीएफ नोट भी आपको दी जा चुकी है। और अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, यह इसी टॉप 500 पे आधारित वीडियो की सीरीज़ है, जिसमें मैं टॉपिक्स दिखा रहा हूं। और सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं बता रहा हूं, उसके अंदर जाके ये बता रहा हूं कि किस टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे। दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं? फिर से बता रहा हूं, जो एक सीरीज़ है टॉप 500 की, उसकी वीडियोज़ आ रही हैं फुल वीडियो के नाम से। बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट्स पूरे हो जाएंगे। वो उसमें मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ नोट मिल रही है। इस सीरीज़ में सब्जेक्ट वाइज मैं एक एक टॉपिक, जैसे अभी इस वीडियो को आप देखेंगे, इसमें 20 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। प्राचीन भारत के तहत 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बताऊंगा कि किस टॉपिक को आप कैसे देखेंगे, कैसे तैयार करेंगे। और एक बात मैंने पहले भी बताई है कि अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत भी क्लियर है और ईमानदारी से इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इस बार प्रे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने हैं और किस तरीके से देखने हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। इसके बाद एक और है जैन धर्म, उस पर बात करेंगे। एक ही साथ दोनों को ले लेते हैं। वैसे मैंने स्पेस दे रखा है, यहाँ जैन धर्म है, यहाँ बौद्ध धर्म है। लेकिन जो बात मैं बौद्ध धर्म के बारे में कहने जा रहा हूँ, जिस एंगल की बात करने जा रहा हूँ, उसे आप जैन पे भी लागू करेंगे। सबसे पहली बात यह है, अगर आपने कभी पेपर देखा होगा तो आप तुरंत समझ गए होंगे, नहीं देखा होगा तो एक बात देख लीजिए, सुन लीजिए और देख के समझ जाइएगा। शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिस साल बौद्ध धर्म या जैन धर्म से क्वेश्चंस न आए हों। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों धर्मों से प्रश्न आते हैं। कई बार तुलना करके एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी अलग अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब पता नहीं क्यों आता है, लेकिन आता है। हर साल एक पैटर्न बन गया है, कम से कम एक क्वेश्चन लगभग हर साल यहाँ से आते हैं। तो आप इसे तैयार कैसे करेंगे? इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी जो नोट मैंने दी है, कम से कम 5-6 सोर्सेज से मैंने तैयार किया है प्री के लिए। उससे ज़्यादा बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पूरी नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिनको नोट लेना है वो जाएंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, बौद्ध धर्म में सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि बौद्ध साहित्य कौन कौन से। देखिए, मैं उस तरह से नहीं बताने जा रहा हूँ कि किताबों में यहाँ से शुरू होता है जीवन परिचय और बाकी चीज़ें, वहाँ से नहीं। जहाँ से क्वेश्चन आता है सीधी सी बात उसकी है। आप बौद्ध साहित्य को ध्यान से समझिए, कौन कौन से साहित्य, जैसे त्रिपिटक है, ठीक है, तो त्रिपिटक में क्या है, किस तरह की बातें हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो है, जैसे अभी धम्म पिटक में क्या बात कही गई है, कब लिखा गया था। तो इस तरह से बौद्ध साहित्य को आप देखिए। साथ ही साथ दूसरी बात आप देखें तो एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि इस धर्म से संबंधित संप्रदाय और व्यक्ति तो बहुत, अब चूँकि बौद्ध धर्म की बात हम कर रहे हैं तो मेन तो वही है गौतम बुद्ध। कुछ लोग आगे चल के फेमस हुए इस धर्म में, तो वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप संप्रदायों पर सबसे ज़्यादा जोर दीजिए, सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। आप देखिए कि कितने बाद में संप्रदाय बने हैं। बौद्ध धर्म ओरिजिनल एक ही था, बाद में आप देखेंगे कई सारे संप्रदाय बने, मोटे मोटे जो आपको पता होगा, हीनयान, महायान। तो दूसरे नंबर पे आप देखिए कि कौन कौन से संप्रदाय बने हैं, ये चीज़ है। बौद्ध संगीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, बैठकें हुई 4 बार अलग अलग, मेरे ख्याल से 100 साल तक का अंतर आप देखेंगे, तो वो रहा। इसके अलावा आप देखेंगे, खैर वो आप बाकी इतिहास पढ़ते हुए भी समझ जाते हैं। जैसे मौर्य काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो कनेक्शन रहा है राजवंशों का धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म के लिए क्या किया है उन्होंने, कौन सी गुफाएं बनाई हैं, उस एंगल से देखेंगे। लेकिन इसको आप पूरा ऐसे देखिए कि बौद्ध कला पर फोकस करिए। बौद्ध कला में 2 बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक मूर्ति कला जिसके 3 रूप आप देखते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, और एक है गुफाएं। लेकिन गुफाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे यहाँ कहना चाहिए चित्रकारी। जैसे अजंता एलोरा से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो बौद्ध कला के जितने एंगल बनते हैं उन पर आप ध्यान दे लीजिए। बस थोड़ा सा जा कर के यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म का जो कंसेप्ट है वो क्या है,
ठीक है। उसके अंदर कई सारी बातें, छोटे छोटे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें इससे ज़्यादा नहीं समझना। ये एंगल जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए। अदरवाइज़ मैं सिर्फ इतना कह दूँ कि बौद्ध धर्म पढ़ लीजिए, तो बौद्ध धर्म आप पढ़ लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि उस पढ़ने में और इस तरह से सोच के पढ़ने में कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है जी। तो ये वो एंगल है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन पर फोकस कर लीजिए। बाकी थोड़ी बहुत बातें इधर उधर की हैं तो कहानी के तौर पे आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा, और यही सारी चीज़ें आप जैन धर्म पे अप्लाई करेंगे, वो मैंने शुरू में ही बता दिया था। ठीक है जी। इस तरह से आपने वो टॉपिक्स तैयार कर लिए जहाँ से एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है 2023 के प्री में, 2024 के प्री में। ठीक है। चलिए, तो तीसरे पे आते हैं। अब एंशियंट में संगम युग का क्या मतलब है? देखिए, संगम युग दो बार आपको पढ़ने को मिल सकता है। कई बार एक जगह आपको संगम वंश मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। प्राचीन काल में आप साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे पिछले साल देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया भी था, मैंने आपको नोट भी दी थी, पढ़ाते समय बताया भी था कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और आ गया। तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रफ चित्र बनाता हूँ, तो ये जो हिस्सा है ना, इधर चोल, चेर, पांड्य तीन राजवंश हुए, और उसी पीरियड को, उस समय संगम साहित्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी समय ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसे संगम युग कह दिया गया। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस संगम युग को लेकर के संगम साहित्य पर करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य में कौन कौन से लेखक हुए या कवि हुए, उन्हें आप देखिए, और उनकी क्या रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं साहित्य में, जो क्वेश्चन बनते हैं, कमाल की बात एक समझ लीजिए, हिस्ट्री में जो साहित्य वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये साहित्य किसने लिखा, इस टाइप का, 50% से ज़्यादा संभावना हर बार इस बात की रहती है, उससे ज़्यादा 70% तक संभावना रहती है कि साहित्य में साउथ के जो की रचनाएं हैं वहाँ से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, नॉर्थ से भी आते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री तक आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री तक आएंगे, तो ओवरऑल आप देखेंगे ज़्यादा प्रभाव नॉर्थ इंडिया का ही दिखता है साहित्य पे, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। लेकिन एंशियंट में जब आप देखते हैं तो संगम युग में साहित्य कैसा था, उसकी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, साहित्य कैसा था उसे आप देखेंगे। तो कौन कौन सी रचनाएं हुई, किसने लिखा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उन रचनाओं से ध्यान रखिएगा, उन रचनाओं से संगम काल के बारे में क्या पता चलता है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल जो सोर्स है, जो स्रोत है संगम युग के बारे में जानने का, वो यही साहित्य है मोटे तौर पर। ठीक है। तो उनसे क्या पता चलता है ये आप जानेंगे। इसके बाद आप इसी दौरान देख लीजिए कि वो जो चोल, चेर, पांड्य थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, थोड़ी थोड़ी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के, और एक तरह से कहें कि आप पढ़ेंगे उस समय कि नाव बनाना हम जानते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था, तो अर्थव्यवस्था के नज़रिए से देखिए। और कुछ बंदरगाह महत्वपूर्ण है, उन्हें देख लीजिए। शासकों को थोड़ा बहुत आप एक बार एक नज़र से देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि कौन शासक कब हुआ, लेकिन जो साहित्य में शासक आए हैं, मतलब जिनकी चर्चा हुई है, उन्हें देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे भी एक बार पूछा है कि इसमें इस साहित्य में किस शासक की बात हो रही है। मेरे ख्याल से नया नहीं है, 2018 के आसपास का ही क्वेश्चन होगा। चलिए, तो इतना आप देख लेंगे, काम हो जाएगा। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इग्नोर नहीं करना। यही है, देखिए मैं इन्हीं की बात कर रहा था, चोल, चेर और पांड्यन को मैंने जानबूझ के अलग थोड़ा कर दिया है, तो इसे आप देख लेंगे जैसे मैंने बताया है, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। इन शासकों की जगहें आप देखिए कि कहाँ पे ये शासक, ये वंश हैं, किस हिस्से में मतलब शासन कर रहे थे, या इनका राज्य कहाँ था, थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे, और अर्थव्यवस्था, समाज के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, हो जाएगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इतिहास पढ़ते हैं और इस पर ध्यान ही नहीं देते। आप देखें पीसीएस एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में भी आपको मिल जाएंगे, प्री में भी मिल जाएंगे। हम इतिहास को जानते कैसे हैं? हम सीधे घटनाएं पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कौन शासक कब आया, कौन सा युद्ध हुआ, इस तरह से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर किताबों में यही पैटर्न है। आधुनिक काल हम पढ़ेंगे तो कौन सा आंदोलन कब हुआ, और कौन सी घटना हुई, किसको कैसे मतलब हटाया गया सत्ता से, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सब चीज़ों के बारे में हम जाने कैसे, किस तरह से हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। इतिहास को जानने के कई सारे स्रोत हैं,
आप उसको अलग से एंशिएंट में पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे विश्वसनीय स्रोत होते हैं, जिन पे हम हालांकि पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि किस मूड में लेखक ने लिखा है, ये भी एक बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जानकारी जो मिलती है वो साहित्य से मिलती है। और यहाँ विदेशी विवरण से मतलब ये है कि हमारे प्राचीन काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, जैसे मान लीजिए कि हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में किस चीज़ से हमें पता चलता है? आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक यात्री आया था विदेशी। आप पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य में एक बहुत फेमस जो है कवि, आप कह सकते हैं उनको, रणनीति बनाने वाले कह सकते हैं। आप गेस कर सकते, अगर आपने पढ़ा है तो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक सा लिखा, अर्थशास्त्र लिखा, ठीक है, नाम था किताब का अर्थशास्त्र, हालांकि वो राजनीति पर था। तो हम देखते हैं कि इन साहित्यों से, ऐसे ही गुप्त काल के बारे में आगे भी, इन साहित्यों से बहुत कुछ पता चलता है। और जो आज इतिहास आप पढ़ते हैं कि इस राजा ने यहाँ पे युद्ध किया, ये जीता, वो हारा, ये बनवाया, ये कहाँ से पता चलता है? ये इन्हीं सब चीज़ों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उससे हम मिला लेते हैं, या फिर जो बना है उस पर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बना, वहाँ कुछ खुदाई हो गई, उस पर लिख दिया गया, तो वो भी एक सोर्स है। तो आप विदेशी विवरण देखिए प्राचीन काल के बारे में। मैंने नोट में बाकायदा दिया है कि चीनी आए, कौन कौन आए, उन्होंने क्या लिखा है। या फिर इधर से आप देखेंगे एशिया, मध्य एशिया की तरफ से ढेर ढेर सारे आए हैं, अरबी लेखक आए हैं, यूनानी आए हैं, तो उन्होंने क्या क्या लिखा, उनकी रचनाएं तथा उन रचनाओं का सब्जेक्ट, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत डिटेल में उन रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादातर मैंने जो पैटर्न देखा है आपको भी समझ में आएगा। जैसे संगम साहित्य है, हमारे यहाँ का साहित्य है, विदेश का नहीं जान पाए तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए। पिछली बार संगम साहित्य में पूछ दिया कि क्या हमें पता चलता है समाज कैसा था, तो वो अंदर क्या लिखा है थोड़ा बहुत डिटेल में जान लिए। मौर्य साम्राज्य पे बार बार आता है कि अर्थशास्त्र या फिर किसी और ने क्या लिखा है, उसमें थोड़ा डिटेल में जान लिए। लेकिन एंशिएंट में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जहाँ से क्वेश्चन सीधा ऐसे आता है कि इन्होंने क्या लिखा और उसका मेन थीम क्या था, एक दो लाइन में आप समझ जाएंगे। उस नज़रिए से इसे तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, 3-4 डायमेंशंस हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का ट्रेंड दिखता है वो दो ही चीज़ों पे दिखता है। सबसे पहला ये कि आप स्थल देखिए, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का अभी वर्तमान में कहाँ पर है, ठीक है। लोथल कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, ठीक है, किस राज्य में, मेरे कहने का अर्थ है किस राज्य में है। आसपास कोई नदी बह रही थी, उसे आप देख लीजिए। और इसकी खासियत क्या, यानी कि लोथल की जब हम बात कर रहे हैं तो लोथल अपने आप में क्या था, वहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं जिससे उसकी पहचान बनने की, अच्छा ये बंदरगाह शहर था क्या, तो कैसे पता चला। कुछ और कई ऐसी जगह मिली है जहाँ पे अनाज के साक्ष्य मिले हैं। कई जगहों पे ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री रही होगी बर्तन बनाने वगैरह की। तो आप स्थल, नदी और वहाँ पे पाई जाने वाली चीज़ें, यानी कि उसी से पता चलता है उसकी विशेषता, शहर की विशेषता, जगह की विशेषता, ये आप जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन के लिहाज से। और दूसरा जो सेक्शन है, इसको पहला कह दीजिए, जो दूसरा है वो कंसेप्चुअल है। और कंसेप्ट में भी अपने आप में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत थियरी समझनी है, बेसिकली कहानी समझनी है। आप कहानी में ये समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हो क्या रहा था, यानी कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोगों की सोच क्या रही होगी, किस तरह का समाज, सब हम गेस करते हैं। कुछ पता तो है नहीं, वैसे जो चीज़ें मिल रही हैं उनके बारे में हम गेस करते हैं कि अच्छा इस तरह से रहा होगा, यहाँ लोग नहाते होंगे, ये घर है, ये दरवाज़ा है, तो ऐसा कुछ सोच के बनाए होंगे, ऐसा ही। तो समाज कैसा था, किस तरह की मान्यताएं थी, उनके पास क्या क्या सुविधाएं थी। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन्हें लोहे का ज्ञान था कि नहीं था, पशुओं के बारे में, कौन से पशु वहाँ होते थे, उससे पता चलता है वो खेती करते थे कि वाणिज्य पर ज़्यादा निर्भर थे। तो इस तरह से बस थोड़ा सा कहानी के तौर पे आप इसे देख लें तो ये वाला हिस्सा आपका तैयार हो जाएगा। बस दो ही डायमेंशंस ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ठीक ठाक क्वेश्चन वाले एरिया को कवर कर लेते हैं। इसके आगे पीछे बहुत कुछ है। आप अगर आपका इतिहास विषय होगा तो आप जानते होंगे कि कई सारी किताबें सिर्फ इसी पे लिख दी गई हैं। किताबें मोटी मोटी 4-4, 5-5 सौ पेजेस की किताबें आपको मिल जाएंगी। लेकिन यूपीएससी के लिहाज से, पीसीएस के लिहाज से यही दो डायमेंशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, नोट वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो किताबों में भी है, वहाँ से आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा है,
लेकिन हमें करना क्या है, मेरे ख्याल से इसके नीचे मैंने उत्तर वैदिक काल लिखा होगा, दोनों को साथ में लेके चलिए, ठीक है। वैदिक काल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल उसको कह देते हैं। क्या करना है, वैदिक काल में सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि साहित्य कौन कौन से, जैसे 4 वेद हैं, अब इन 4 वेदों को आपने जान लिया, लेकिन सिर्फ वैदिक काल में वेद ही नहीं लिखे गए हैं, वेदों को समझने के लिए और वेदों से आगे बढ़ते हुए भी कई सारे साहित्यों की रचना हुई है। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की बात करें वेदों को वैदिक काल से लेकर के, तो वो साहित्य से ही आता है। और इन्हीं साहित्यों में कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है, जैसे पूछ लिया गया एक बार कि सीता का क्या अर्थ है, ठीक है। सीता शब्द मौर्य काल में किसी और चीज़ को कहते हैं, वैदिक काल में किसी और चीज़ को कहते हैं, ये आप समझ जाएंगे जब किताब पढ़ेंगे तो, ठीक है। ऐसे ही गोधुल, इस टाइप के शब्द इस्तेमाल किए गए, ये किस बात का प्रतीक है ना। तो इन साहित्यों में कुछ शब्द ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें आप समझेंगे, साहित्यों की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। वेदों में बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लीजिए कि किस वेद में क्या है, और थोड़ा सा कुछ तथ्य आपको मिल जाएंगे, वो उतना समझ लेंगे। तो वैदिक काल में एक चीज़ ये साहित्य वाला एंगल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद से दूसरा जो एंगल बनता है, मैं इसे गोला गोला कर लूँ क्योंकि अब लिखने पर ध्यान दूंगा तो यही लिखूंगा, अब बोल रहा हूँ आप समझ ही जा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ कि आप साहित्य पर ध्यान दीजिए, आपने सुन लिया, अब मैं यहाँ पे साहित्य इतने लिखूंगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैं सीधे गोला बना देता हूँ। तो दूसरा जो एंगल है वैदिक काल का, वो उसी तरह का है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि एक बार यूपीएससी ने, जो मैंने लोहे वाली बात कही, तो यूपीएससी ने बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा था, एकदम तुलना कर दिया वैदिक काल का उससे, सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना कर दिया, और यही सारी बातें, किसके पास क्या था, उन्हें लोहे का ज्ञान था कि नहीं, और ये हेलमेट पहनते थे कुछ युद्ध जाने से, हेलमेट एग्जैक्टली ये हिंदी में नहीं था, कुछ और शब्द था। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि वैदिक काल में क्या हो रहा था, लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, अर्थव्यवस्था में यहाँ पे वैदिक काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, उसे आप देख लेंगे क्योंकि उसकी कई कैटेगरीज थी, ठीक है ना, कई लेवल बने हुए थे, उसी में सभा और बाकी समिति के बारे में भी आप पढ़ेंगे, तो इसे थोड़ा सा देख लीजिए, ये काम आपका हो जाएगा। ये उत्तर वैदिक काल में आपको बस इतना देखना है, ध्यान समझिएगा, दो ही बातें। सबसे जो महत्वपूर्ण है ये है कि वैदिक काल से ये अलग कैसे है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बदल जाती हैं, वहाँ ईश्वर को कैसे देखते हैं, यहाँ कैसे देख रहे हैं, वहाँ पर खेती और वाणिज्य का जो रोल है वो यहाँ पे कैसा है, राजनीतिक प्रणाली में क्या बदलाव, तो एक तरह से चेंजेस आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते, उसे देख लेंगे, और उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए इसे देख लेंगे, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। बाकी वैदिक साहित्य मैंने लिख दिया, एक्चुअली क्या है ना, मैंने जानबूझ के एक्सटेंड किया है टॉप 500 टॉपिक्स को, ताकि थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में आप देखेंगे तो ज़्यादा वो लगेगा। अगर एक ही बार मैं कह दूं कि वैदिक काल पढ़ो तो ये बेसिकली सारे टॉपिक्स एक ही में आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा बर्डन लगेगा, और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक करके दे दिया है ताकि आपको सीधे वो पॉइंट दिखे कि हाँ मुझे इस पर फोकस करना है। तो फिलहाल आपको वैदिक साहित्य पर फोकस करना है, ये अलग अलग मैंने लिख दिया, लेकिन है उसी में जो मैंने बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पे। अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसका मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व है, प्री में भी है, लेकिन प्री के लिहाज से आप देखें तो यूपीएससी मौर्य साम्राज्य में कहाँ फोकस करती है। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। मैंने शुरू में ही बताया, वो विवरण वाली बात हो रही थी, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, आपको कैसे पता चलता है। अशोक ने शिलालेख लिखवाए, कुछ गुफाएं बनवाई गई हैं, कुछ साहित्य लिखे गए हैं, यही तो जानकारियाँ, उन्होंने कुछ मुद्राएं जारी की हैं, इन्हीं जानकारियों से हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ मौर्य साम्राज्य ऐसा रहा होगा, ठीक। तो ये सबसे पहला लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हैं, आगे भी बनेंगे। इसके बाद आपको ये इस बात का आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई दशरथ कहे, बिंबिसार कहे, और बिंदुसार शायद, ठीक है, बिंबिसार कोई और था, और चंद्रगुप्त मौर्य कहे, अशोक कहे, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन पहले था, कौन किसका पिता, कौन किसका पोता, कौन किसका दादा। तो एक
आपको एक श्रेणी पता रहेगी तो इससे संबंधित तथ्यों को याद करने में, पूरी कहानी को समझने में आसानी होगी। अगर आपको यही नहीं पता है कि दशरथ पहले आया कि बृहद्रथ पहले आया कि अशोक पहले आया, तो आप मौर्य काल में जो घटनाएं घटेंगी कि कहीं आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई जा रही हैं, कहीं कोई लेखक आ रहा है कुछ लिख रहा है, कहीं कोई महल बनवाया गया, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किसके काल में हो रहा है। और अगर लिखा हुआ पा भी गए कि अशोक ने करवाया था, तभी दिमाग में सेट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने लिखा है शासक। आप मौर्य वंश के शासकों का एक क्रम याद करिए और उसी क्रम में आप चीज़ों को फिट करिए कि किस शासक के काल में क्या हुआ। अब क्या हुआ से क्या अर्थ है, यहाँ पर आपको ध्यान सबसे ज़्यादा इस पर देना है कि किस शासक ने साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या किया। क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसी थी वो ओवरऑल आप समझ जाएंगे, उस पर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन शासकों की बात करेंगे तो आप देखिए कि जैसे कुछ कुछ शासकों का लगाव जो है बौद्ध धर्म की तरफ था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित इन्होंने क्या किया। आप देखेंगे कि उसी समय एक संगीति भी मिल जाएगी, बैठक हुई थी, तो कौन उस समय शासक था, क्या उस संगीति का परिणाम निकला। खैर वो तो बौद्ध धर्म में आप देख लेंगे, लेकिन इस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया, कौन सी गुफा बनवाई, कहाँ बनवाई। ठीक है ना? तो इस तरह से आप शासकों को देख लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद से एक बार आप समझ लीजिए कि उस समय का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है? बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत पुराना पैटर्न हो गया कि शासकों के बारे में, युद्ध कौन कौन हुए ये हम लोग पढ़ते थे, क्वेश्चंस आते थे। हम लोग नहीं, मतलब हमारे से जो पहले, आज से 20 साल 25 साल से उस समय का पैटर्न देखेंगे तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अभी यूपीएससी सबसे ज़्यादा इस पर जोर दे रही है कि आप उस समय के समाज को कितना समझ पा रहे हैं। क्योंकि इतिहास पढ़ने का सही मतलब यही, आप प्रशासक बनने जा रहे हैं और आपको इतिहास पढ़ने के लिए कहा गया है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप समाज के लिए काम करेंगे। तो अब तक जो समाज डेवलप हुआ है उसे तो समझें, पहले कैसे समाज था, किस समय में कैसा था। तो इसीलिए वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उस नज़रिए से भी आप देखेंगे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो ओवरऑल है, आगे भी मेरे ख्याल से कहीं लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब शासकों के समय में ना अलग अलग विभाग होते थे, कुछ नाम यहाँ पे टेक्निकल टाइप के दिखते हैं, और यूपीएससी खूब ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। लगभग एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, अजीब सा नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है। जैसे कोई पद है तो किस तरह का पद है, कोई शब्द है तो इसका अर्थ क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसे आप देखिए मौर्य काल में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, किताबों में मिल जाते हैं, जो नोट आपको मिली है उसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ मैंने बता दी यहाँ पे, उसी को थोड़ा अलग करके मैंने लिख दिया है। यहाँ आ जाइए, कला और साहित्य, ये भी मैंने बता दिया है एक ही बार में। इसके बाद से शब्दावली, अभी अभी मैंने बताया। देख रहे हैं टॉपिक उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के एक्सटेंड किया, वो 20 देखने में 20 लग रहे थे। ठीक है, इसके बाद से गुप्त राजवंश के बारे में आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त काल से भी खूब क्वेश्चंस आते हैं, आप देखेंगे हाल फिलहाल में भी आए हैं, कई क्वेश्चन आए हैं, मेंस में भी आते हैं। चूँकि हम प्री की बात कर रहे हैं तो प्री के लिहाज से बात करेंगे। मैं चाहूँ तो एक लाइन में कह सकता हूँ कि जैसा आपने देखा मौर्य वंश में, वैसे ही गुप्त काल में देख लीजिए। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अलग तरह से। पहली बात, आप राजवंश जैसे मैंने बताया उतना ध्यान रखेंगे, एक क्रम आप याद रख लीजिए। क्योंकि इतिहास में प्राचीन से मध्यकाल के बीच में एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है, मैंने पहले भी कहा है, कभी कभी वो सीधे होता है जिसमें दिखता है कि इसकी डिमांड है। किसकी डिमांड? हमें कालक्रम पता होना चाहिए, कब कौन शासक रहा या कब कौन सा पीरियड रहा, उस समय कौन व्यक्ति कहाँ पे रहा है। कभी कभी ये किसी दरबारी कवि के बहाने हो जाता है, कभी किसी शासक के बहाने हो जाता है, कभी किसी मूर्ति किसी मंदिर के बहाने हो जाता है। लेकिन आपको वो क्वेश्चन तभी समझ में आता है जब आप जानते हैं कि ये घटना कब घटी थी या व्यक्ति कब था। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप इस क्रम को याद रखेंगे। इसके अलावा गुप्त काल में सबसे ज़्यादा आप फोकस करिए समुद्रगुप्त पे और चंद्रगुप्त द्वितीय पे। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ लोग रहते थे, आप उनको दरबारी कवि कह सकते हैं। उनकी एक्सपर्टीज़ किस में थी, ये देखिए, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ये देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दो शासक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके काल में क्या हुआ, समुद्रगुप्त से उनकी जो रुचि थी काम, मतलब एक तरह से कला में,
वीणा बजाते हुए दिखाया गया है साहित्य में, तो उसे आप देखेंगे और एक तरह का क्वेश्चन इस पे बनता है। सिक्का उन्होंने जारी कराया था ये। चंद्रगुप्त द्वितीय के ढेर सारे डायमेंशंस हैं, उनकी खुद का एक बार देख लेंगे जीवन के बारे में, और जो कवि हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे पीछे जो शासक हैं उनकी कुछ छोटी छोटी बातें हम देख लेंगे। लेकिन इसी गुप्त काल में एक दूसरा एंगल बनता है, वो और कमाल का है, और वो है कि इस समय वैज्ञानिक प्रगति, इसको स्वर्ण युग कहते हैं गुप्त काल को, प्राचीन काल का गोल्डन पीरियड कहते हैं भारत में। तो इस समय वैज्ञानिक प्रगति खूब हुई। आप देखेंगे मैथ के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने, अब उनमें से कई तो वही हैं जो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, उनके नाम आप देखेंगे। तो इन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से किया, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, बहुत रिसर्च नहीं करना कि किस तरह से किया तो लगे आप मेथोडोलॉजी समझने। तो ये आप देखिए कि इस समय साइंस की प्रगति कैसे हुई, भूगोल की प्रगति कैसे हुई। थोड़ा सा एक एंगल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं तो आप तो गड़बड़ा जाएंगे, सोचेंगे अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसे जानने के लिए सिंपल सी बात यह है कि जो समुद्रगुप्त, जो सॉरी बार बार समुद्रगुप्त कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उनके जो वो दरबारी कवि हैं, उन्होंने जो लिखा है ना, जो उन्होंने काम किया है, उसे अच्छे से पढ़िए। एक एक को पकड़ के पढ़ेंगे, आपका लगभग 80% वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बस यही दो चीज़ें हैं। एक चेंज आया यहाँ पे समाज में, अर्थव्यवस्था पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ये गुप्त काल में सामाजिक एंगल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे धार्मिक झुकाव बदला। इसके पहले आप देखेंगे, देखिए मौर्य काल से गुप्त काल के बीच में और भी पीरियड, और भी राजवंश आए हैं, मैंने उनको एक तरह से छोड़ा है। एक मेरे ख्याल से कुषाण जो थे, कुषाणों से प्रश्न आते हैं, तो कुषाण के समय में भी आप देखेंगे बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, प्रभाव रहा। एक बार देख लीजिएगा, कुषाणों को महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि उस समय बौद्ध धर्म का ठीक ठाक असर था, जैन धर्म का भी कहीं कहीं था। गुप्त काल में आते आते भागवत धर्म आप देखेंगे, इधर झुकाव ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कुछ सामाजिक परिवर्तन आए कि समाज में महिलाओं का क्या स्थान है, शूद्रों का क्या स्थान है, उससे संबंधित कुछ चेंजेस आए। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो कमाल का है, काफ़ी टेक्निकल टाइप का, यानी तथ्यात्मक है, वो ये है कि गुप्त काल में भी शब्दावलियाँ बहुत सारी हैं, विभागों के हिसाब से भी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, जो टैक्स देते थे लोग उसके हिसाब से भी। तो इनको आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बस अब आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल के बाद अब वही सारी चीज़ें देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। समाज और अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझ लीजिए। साहित्य, कला और विज्ञान के बारे में बात कर रहा था। सारी बातें मैंने एक ही बार बता दी, शब्दावली की बात मैं कर रहा था। ठीक है, अब देखिए गुप्तोत्तर काल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे, उस वंश को जान लीजिए। हर्षवर्धन किस तरह के शासक, और उनके दरबार में जो दरबारी कवि आप कह सकते हैं वो थे, उन्होंने क्या किया, क्या लिखा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बस ये छोटा सा टॉपिक है, इसे आप देख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास, ये आगे मैंने कुछ लिखा है कि नहीं, यहाँ नहीं लिखा, हाँ। दक्षिण भारत के इतिहास में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक चीज़ देखिए, दो वंश, एक है पल्लव राजवंश। पल्लव के बारे में अब मैं लिख दूं कि आप सुन, तो वैसे सुन रहे हैं आप, अभी खोलेंगे नोट वगैरह तो मिल ही जाएगा वहाँ पे। पल्लव के बारे में आप देखिए, कुछ राजा हुए, उन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में कमाल के काम किए हैं। आज आप देख रहे हैं जो साउथ में जो मंदिर आप देखते हैं अलग अलग तरह के, उनमें दो ही राजवंशों का सबसे ज़्यादा योगदान है, एक पल्लव और एक चोल। इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। ठीक है, तो पल्लवों के बारे में आप एक एक करके राजाओं को क्रम में रखते हुए उन्होंने क्या क्या मतलब काम करवाए। ठीक है, किसी ने कोई गुफा बनवाई है, किसी ने कोई मंदिर बनवाया है, बस इतना ही देखना है, इसके आगे पीछे कुछ ज़्यादा मत देखिए। ठीक है, और चोल काल में भी ठीक यही देखिए, जैसे नटराज की मूर्ति बनी है ना, और भी कई मंदिरें मतलब मंदिर बने हैं। तो
किस राजा ने बनवाया, कब बनवाया, बस इतना देख लेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में। यहाँ मैं प्राचीन की बात कर रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है एक्स्ट्रा करके याद दिलाने के लिए, लेकिन है ऊपर में ही, ऊपर मैंने बताया है। आप उन चीज़ों को भी यहाँ कवर करेंगे जिनको मैंने छोड़ा है, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जैसे प्राचीन काल की आप बात करते हैं भारत में, तो जाहिर सी बात है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से सामान्य तौर पर शुरुआत करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद से वैदिक काल आता है, फिर उसी में एक ट्रांजिशन जोन आएगा जहाँ पे आप देखेंगे क्या कहते हैं उसको, 16 महाजनपदों का काल आता है। उसके बाद से जो है मगध साम्राज्य की उत्पत्ति होगी। उसके बाद से आप मौर्य काल देखेंगे, गुप्त काल देखेंगे, गुप्तोत्तर, ऐसे करते हुए। तो इसमें क्या करना है कि आप सीधा इनका क्रम एक दिमाग में बिठा लीजिए, क्रम दिमाग में बिठा लीजिए बस। क्योंकि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, देखिए मौर्य काल से गुप्त काल के बीच में विदेशी आक्रमण हुए हैं, उनको भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। और सातकर्णी और बाकी इस तरह के नाम आप सुनते हैं। तो इन्हें जब आप क्रम में रखेंगे तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा इतिहास को समझना, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को समझना, उन्हें हल करना, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे जो सामान्य तौर पर या तो आप छोड़ देते या गलत कर देते या पसीने छूट जाते आपके। लेकिन सिर्फ इतना आपको पता था कि प्राचीन काल से कब कौन सी चीज़ें हुई, कब कौन सी घटना हुई, एक एग्जैक्टली नहीं, एक एक शब्द, एक एक तथ्य नहीं, मोटा मोटा कि कौन सा राजवंश कब रहा और कौन सा शासक कब रहा, बस इसका एक टाइम पीरियड लेते हुए आप नोट कर लें, उसे तैयार कर लें। और उसमें जो आपको एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है जो मैंने नहीं बताया, यानी कि जिनको मैंने स्किप, जैसे कुषाणों के बारे में मैंने कहा, अब कुषाण के बारे में पढ़ेंगे तो कई सारे तथ्य बौद्ध धर्म के बारे में निकल के आएंगे। तो बस एक एक लाइन अगर ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, आपका प्राचीन भारत तैयार हो गया। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कर लीजिए, बहुत है। ठीक है जी। तो ये 32 मिनट हो गए इसमें, और बात भी पूरी हो गई है, तो इसमें बस इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।